So hello everybody, welcome back to the channel Ayush Law Class. So today's topic is basically regarding offer. What a offer is under Indian Contract Act 1872. ऑफर है क्या? हमने देखा किसी भी एग्रीमेंट जो कि एक दो पार्टीज के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में होता है, वो ही आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। और एग्रीमेंट तब राइज होता है जब एक पार्टी ऑफर देती है दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, जो ऑफर है वो एक बहुत ही नेसेसरी जरूरी एलिमेंट है जिससे एक एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। बिना ऑफर के कोई एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम ऑफर को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एग्रीमेंट भी कह देते हैं। ओके, व्हाट डू वी कॉल इट? अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एग्रीमेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑफर जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है एग्रीमेंट का। किसी भी एग्रीमेंट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले एक पार्टी ऑफर देगी, फॉलोड बाय जो कि उस ऑफर को दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, तभी एग्रीमेंट आ जाएगा, है ना। लेकिन ऑफर है क्या? अगर हम लेमन टर्म में बात करें, लेमन टर्म की में अगर बात करें तो ऑफर बेसिकली एक प्रपोजल है, या आप ले लीजिए एक प्रस्ताव है। हिंदी टर्म है एक प्रस्ताव। जैसे हम कह देते ए ने, किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रस्ताव दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई मैरिज का सीन है, तो मैरिज में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को मैरिज के लिए प्रस्ताव देती है कि हाँ हम रेडी है मैरिज करने के लिए, अगर आपको सब कुछ मंजूर है। तो दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है ऑफर लेमन टर्म में। अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म में बात करें तो जो ऑफर टर्म है वो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। और उसे कैसे डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वर्ड ऑफर है ये कहीं भी यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये इंग्लिश लॉ का पार्ट है, ठीक है ना। ऑफर को हमने इंडियन लॉ में बनाया है प्रपोजल। जो प्रपोज वर्ड है उससे आप याद रखिएगा प्रपोजल को। ओके, सो सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल को। कैसे? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मतलब जब एक पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई मतलब बताना या कम्युनिकेट करना या कुछ चीज के बारे में किसी और को अवगत कराना, ठीक है ना। मेनली इसका यहाँ पे मीनिंग है कम्युनिकेशन का। ओके, सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ चीज बताता है, किसके बारे में? विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब कोई वो पहला पर्सन है जो कि दूसरे पर्सन को कुछ बता रहा है। अब वो किसी चीज के बारे में बताएगा। क्या वो चीज है? पहली चीज या तो हो सकती है कि उसे कोई चीज करनी है, उसके बारे में ही वॉन्ट्स टू डू सम एक्ट, वो कुछ करना चाहता है, इसके बारे में एक पर्सन दूसरे पर्सन को बता रहा है। या इसी का उल्टा, क्या कि वो कुछ चीज नहीं करना चाहता, उसके बारे में दूसरे पर्सन को बता रहे हैं, ठीक है। और वो किस, अब ये तो हमने देख लिया कि कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता, उसी के बारे में वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहे। लेकिन उसके पीछे उसका क्या मकसद है? व्हाट इज हिज इंटेंशन? क्या वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। उस एक्ट के लिए या कुछ नहीं करना, तो मतलब इसका क्या मतलब है? उसने जो ये दूसरी पार्टी को बताया है कि वो कुछ करना चाहता है वो कुछ नहीं करना चाहता, उसके पीछे उसका फर्स्ट पार्टी का मकसद क्या है कि वो जिस पर्सन को उस चीज के बारे में बता रहा है, वो सेकंड पार्टी उस चीज के लिए एग्री हो जाए और अलाउ कर दे फर्स्ट पार्टी को वो करने के लिए, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, उस चीज को करने के लिए या उस चीज को ना करने के लिए, ठीक है। और अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या बन जाएगा? ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। एक बार दोबारा देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? फर्स्ट है कि वन पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ चीज कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है? वो कम्युनिकेट कर रहा है कि वो कुछ एक्ट परफॉर्म करना चाहता है या कुछ एक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। और ये जो ये बात वो फर्स्ट पार्टी दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर रही है, उसमें जो फर्स्ट पार्टी का इंटेंशन है वो बात सेकंड पार्टी को बताने का क्या है, ताकि वो ऑब्टेन कर सके, वो ले सके सेकंड पार्टी से उसका एसेंट, उसकी परमिशन कि हाँ वो चीज ये कर सकता है, ठीक है। और जब ये चीजें हो जाती है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को एक ऑफर या प्रपोजल मेड किया है। ओके, सो दिस इज अ
व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रपोजल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें एक चीज है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी टू डू सच एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन का मतलब कि रिफ्रेन है, रिस्ट्रिक्ट, मना कि नहीं करेगा वो। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन ने बी को बोला कि आई विल सेल यू माई अल्टो कार फॉर ₹1 लाख, और अगर तू इंटरेस्टेड है, तुझे खरीदनी है, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है, तो तेरे पास शाम तक का टाइम है, मैं तब तक शाम तक किसी और को अपनी कार या ये ऑफर नहीं मेड करूंगा। तो जो ये कंडीशन, जो ये उसने साथ में अटैच किया है कि क्या, कि मैं मतलब बी, तेरे पास शाम तक का टाइम है, तू ये ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो शाम के बाद देखी जाएगी जो होना है। तो शाम तक मैं किसी और पार्टी को ये ऑफर नहीं दूंगा। तो उसने मना कर दिया, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आई विल नॉट गिव दिस ऑफर टू एनीबडी एल्स एक्सेप्ट फ्रॉम बी, बी के अलावा मैं किसी को भी ये ऑफर नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये उसने ए ने एब्सटेन कर लिया अपने आप को किससे, ताकि कि मैं किसी और को अल्टो कार बेचने का ऑफर नहीं दूंगा शाम तक का टाइम है बी के पास। तो ये एब्सटेन है, अपने आप को रोकना, मना करना किसी एक्ट को ना करने के लिए। तो इसमें क्या एक्ट नहीं कर रहा है कि वो किसी और को ऑफर नहीं देगा अपनी अल्टो कार के लिए, एक्सेप्ट बी के अलावा शाम तक के लिए। लेकिन ठीक है, तो ये एब्सटेन फ्रॉम का मतलब। ओके, सो अब इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं प्रॉपर प्रपोजल को। क्या, एज विलिंगनेस टू सेल हिज रेडियो सेट टू बी। ए चाहता है अपना रेडियो सेट बेचना बी को 500 रुपए में, और बी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये एक ऑफर होगा या प्रपोजल होगा ए के द्वारा फॉर द सेल ऑफ रेडियो सेट। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि बी अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये वैलिड प्रपोजल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर बी ने मना भी कर दिया कि मैं तेरा रेडियो सेट 500 रुपए में नहीं खरीदता, तो भी एक वैलिड प्रपोजल होगा, प्रोवाइडेड क्या, जितनी भी एसेंशियल्स हैं एक वैलिड ऑफर की वो फुलफिल होते हैं। क्या, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बात हो रही है रेडियो सेट की, उसने क्लियर कर दिया, कोई म्यूजिक सेट, कोई वीडियो सेट, ऐसा सिर्फ सेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे रेडियो सेट लिखा है। ओके, स्पेसिफिक अमाउंट भी बताई हुई है, ये भी पता चल रहा है किसका रेडियो सेट है, ए का। फिर ये भी पता चल रहा है किसको बेचा जा रहा है, बी को। ठीक है ना, तो ये एक वैलिड ऑफर है। ओके, अब इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, क्या, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। एसेंट, इंटेंशन क्या है प्रपोजल को मेड करने की, कि सामने वाली पार्टी अपना एसेंट दे दे। ठीक है ना, अब अगर कोई भी प्रपोजल, चाहे वो बाद में एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन उसमें जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, अगर उसने सामने वाले का एसेंट या लेने के बिना प्रपोजल ऐसे यूं ही प्रपोजल मेड कर दिया, तो वो एक वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। तो यही लिखा है, but if a statement is made without any intention to obtain the assent of that other party thereto, that cannot be termed as a proposal। ठीक है, अब मान लीजिए जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया, क्या, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को अपनी अल्टो कार बेचूंगा 1 लाख रुपए में, तेरे पास शाम तक का टाइम है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। अगर तूने शाम तक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं किसी और को ये ऑफर दूंगा, लेकिन शाम तक, जब तक तेरे को मैंने जो टाइम दिया एक्सेप्ट करने का, उससे पहले मैं किसी और पार्टी को नहीं दूंगा ये ऑफर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें ए ने ऐसे ही बी के मजे लेने के लिए ये ऑफर दे दिया, लेकिन वो चाहता नहीं है कि असली में उसकी अल्टो कार बिके, तो ये एक वैलिड प्रपोजल नहीं है। ठीक है, तो इंटेंशन, ताकि दूसरी पार्टी, इंटेंशन ऑफ फर्स्ट पार्टी, ताकि सेकंड पार्टी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि वो एक्सेप्ट बाद में होता है नहीं होता, वो एक अलग चीज है, लेकिन इंटेंशन होना जो पार्टी प्रपोजल मेक कर रही है वो बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, वो जो कि बात करते हैं मेनली एसेंशियल्स क्या क्या है एक वैलिड ऑफर के। तो बेसिकली कुछ कॉमन एसेंशियल्स जो कि हम डेफिनेशन 2A से निकाल सकते हैं, और कुछ ऑप्शनल एसेंशियल्स हैं। जैसे जहाँ पे मे लगा हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि दोनों में से हर एक, दोनों को कोई एक स्पेसिफिक भी हो सकता है। जैसे इसमें ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, जरूरी नहीं है कि दोनों स्पेसिफिक भी और जनरल भी, कोई एक भी हो सकता है। ओके, तो कुछ एब्सोल्यूट एसेंशियल्स है और कुछ वैसी नॉट एब्सोल्यूट एसेंशियल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट एसेंशियल है हमारा, ऑफर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। जो कोई भी ऑफर है, कोई भी पर्सन जो कि ऑफर मेड करता है, हम उसे कहते हैं ऑफरर, और जिस पर्सन को ऑफर मेड किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑफरी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रपोजर
और प्रपोजी। ओके, तो ऑफर का जो वैलिड ऑफर का सबसे पहला एसेंशियल है वो है ऑफर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, तो कोई भी ऑफर एक कमांड या ऑर्डर के फॉर्म में नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी है वो दूसरी पार्टी को बोलती है कि तू ये चीज ले ले या ये चीज ना कर, वो एक रिक्वेस्ट करती है। अगर वो एक ऑर्डर देगी सामने वाली पार्टी को तो वो एक कमांड होगी, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में ऑफर के साथ, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अ मेजर एसेंशियल फॉर अ वैलिड ऑफर इज दैट ऑफर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर कमांडिंग अदर पर्सन टू डू सर्टेन थिंग और नॉट टू डू सर्टेन थिंग। ओके, फिर सेकंड एसेंशियल है जो कि बहुत ही ज्यादा मेन है, वो क्या, देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टीज। मिनिमम ऑफ 2 पार्टीज। अब इस बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जो पार्टी ऑफर देती है उसे हम कहते हैं ऑफरर या प्रपोजर, और जिस पार्टी को ऑफर दिया जाता है उसे हम कहते हैं ऑफर या प्रपोजी, ठीक है ना। तो अब कोई भी पर्सन अपने आप से कोई ऑफर थोड़ी ना देगा कि हाँ मैंने एक अल्टो कार खरीदी है, मैं अपने आप को ऑफर देता हूँ कि मैं परचेज कर लूँ और मैं उसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, तो पागल बेवकूफ़ों वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, जिसमें एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। जो पार्टी ऑफर देगी उसे हम कहेंगे ऑफर या प्रपोजर, और जो पार्टी एक्सेप्ट करेगी उसे हम कहेंगे ऑफरी और प्रपोजी। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या रीजन है? दिस इज बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पर्सन गिव्स ऑफर इज नोन एज ऑफरर एंड पर्सन टू हुम ऑफर इज गिवन इज नोन एज ऑफरी। ओके, कमिंग टुवर्ड्स थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल विच इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हमने सेक्शन 2A में वर्ड पढ़ा था सिग्निफाइड, जिसका वहां पे मतलब था कम्युनिकेटेड, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो कम्युनिकेटेड मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दे दिया। अब ए को पता है कि मैंने बी को ऑफर दिया अपनी कार बेचने का, लेकिन बी को पता ही नहीं कि ए ने मेरे को ऑफर दिया, तो वो ऑफर बी तक पहुंचे नहीं, तो उसका क्या फायदा। वो तो बीच रास्ते में रुक गया या ए तक ही रुक गया, अगर ए ने उसे आगे पास ही नहीं किया, उस मीडियम में ही नहीं डाला, उस वे में ही नहीं डाला जिससे वो बी तक पहुंचे, तो वो तो खुद से खुद ही बात करना हो गया। वो तो एक तरह का भी हो गया ऑफर टू हिमसेल्फ, चाहे वो मान रहा है कि उसने बी को दिया लेकिन बी तक पहुंचा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो ऑफर की कम्युनिकेशन है, एक पार्टी जो ऑफर दे रही है उस ऑफर के बारे में दूसरी पार्टी को पता हो जिसको दिया गया ऑफर। ये नहीं कि किसी बी को दिया गया ऑफर लेकिन सी को पता है, जब सी को भाई दिया ही नहीं ऑफर, उसका कोई लेना देना ही नहीं, वो बीच में ऐसे ही टांग अड़ा रहा है ना। तो जिस पार्टी को ऑफर दिया गया उसी को पता हो, मेनली उसी को कम्युनिकेट हो, चाहे बाद में सारे जहां को पता हो जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। तो क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग विच इज टू बी डन फॉर अ वैलिड ऑफर। द ऑफरर, जो ऑफर दे रहा है पर्सन, वो कम्युनिकेट करेगा ऑफर को ऑफरी, ताकि उसकी जिम्मेदारी है ऑफरर की कि कम्युनिकेट हो रहा है, ऑफरी को पता चल रहा है कि हाँ ऑफरर ने उसे एक ऑफर दिया है। ओके, सो कम्युनिकेशन कैसे हो सकते हैं? वो ओरल बाय वर्ड स्पोकन भी हो सकते हैं या रिटर्न वर्ड्स जिसे हम राइट, जैसे रिटर्न में कैसे हो गया, लेटर के फॉर्म में हो गया, पोस्ट हो गया, ईमेल हो गया, या कोई और मीडियम जिससे रिटर्न हम कर सकते हैं, ओरल टेलीफोन के जरिए हो गया, है ना। द ऑफरर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द पर्सन स्पेसिफिक टू होम इट इज ऑफर्ड और इट कैन बी इन जनरल इन नेचर, ठीक है। तो जो ऑफर पर्सन जो ऑफर दे रहा है वो डायरेक्टली बता सकता है जिस पर्सन को ऑफर दिया कि भाई मैं तेरे को ये ऑफर दे रहा हूँ, और या वो किसी भी जनरल इन नेचर मेथड, जैसे वो कोई भी एडवर्टीजमेंट दे दे न्यूज़पेपर में कि हाँ मैंने इसको ऑफर दिया है, तो वो एक इन्फर कर लिया जाएगा कि हाँ वो न्यूज़पेपर से उसे पता चल गया जिस पर्सन को ऑफर दिया गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बेटर क्लियर होगा। क्या है कि ए चाहता है अपनी अल्टो कार बेचना बी को, और उसी चीज के लिए ए ने लेटर लिखा है बी को, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया बी को बाय रिटर्न मेथड। ओके, तो ये एक वैलिड ऑफर है क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो रहा है, जो कि एक मस्ट चीज है। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक केस है हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने क्या बोला था कि नॉलेज और एक्सेप्टेंस जो भी किसी ऑफर की या प्रपोजल की होते हैं वो कम्युनिकेट होनी चाहिए जिसने ऑफर दिया है और जिसको ऑफर दिया गया है, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी केस को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ
ए ने बी को बोला कि तू मेरी अल्टो कार खरीद ले फॉर 1 लाख रुपीज। ए ने ये ऑफर बी को सेंड किया बाय लेटर, ठीक है। अब बी ने इस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया। अब बी की जो एक्सेप्टेंस है इसके बारे में ए को भी पता होना चाहिए कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ए ने बी को ऑफर दे दिया, बी ने ऑफर सारा पढ़ भी लिया लेटर, लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे रखा रहा, तो बी तो एक ए का कुछ है ही नहीं। उसको लगा कि भाई इतने दिन हो गए हैं, जो मैंने उसे टाइम दिया था शाम तक का वो भी चला गया, उसने मतलब एक्सेप्ट नहीं करना ऑफर, तो वो किसी और को देगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफर की जो है बी ने की है, उसको ए को भी पता होना चाहिए कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया। एक बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तभी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में यही कहा गया था। हालांकि ये जो मैंने अल्टो कार वाला एग्जाम्पल दिया, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिया है कि नॉलेज और एक्सेप्टेंस का क्या रोल है प्रपोजल में। जबकि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में जो इसमें जो गौरी दत्त है इसका नेफ्यू लॉस्ट हो गया था। इसका जो फैक्ट है वो ये अल्टो कार वाला नहीं है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एसेंशियल समझ आ गया होगा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब उसके बाद हमारा फोर्थ एसेंशियल है मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब हमने देखा है कई तरह की लीगल रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे सोशल रिलेशनशिप हो गई, फैमिली रिलेशनशिप हो गई, पर्सनल रिलेशनशिप हो गई, ऐसे लीगल रिलेशनशिप होती है। ओके, लीगल रिलेशनशिप से क्या मतलब है? एक ऐसी रिलेशनशिप जिसे लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है और अगर जरूरत पड़े तो लॉ उसे एनफोर्स भी करवा सकता है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि a valid offer creates a legal relationship, which means there must be an intention of the offerer to work under legal obligation or to be legally bounded by law, not under social obligation, ठीक है। अब जो वो अल्टो कार वाला एग्जांपल था उसमें मान लीजिए ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बी ने जो एक्सेप्ट किया उसके बारे में ए को भी पता चल गया, बी ने ऐसा किया कि ए को पता चल जाए, ठीक है। अब उसके बाद पेमेंट भी होगी, लेकिन ए जब डिलीवरी का टाइम आया उसकी कार का, ए ने बी को मना कर दिया कि मैं तेरे को अपनी कार डिलीवर नहीं करूंगा, और बी ने कार खरीदने के बदले जो ए को 1 लाख रुपए दिए थे वो भी ए ने दबा लिए, तो बी कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लीगल रिलेशनशिप है जिसके परफॉर्मेंस के लिए, जिसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक पार्टी कोर्ट जा सकती है और दूसरी पार्टी उस जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है और बी के बीच में उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लीगली एनफोर्स कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भाई जा तो तू कार दे या तू पैसे वापस कर बी को, और कोई पेनल्टी भी लगा सकता है कोर्ट, जो भी परेशानी हुई है बी को एक इस एक्ट की वजह से, ठीक है। तो लीगल रिलेशनशिप का ये मतलब होता है। जबकि सोशल रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसके लिए कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास ज्यादातर नहीं कर सकता, मतलब कि वो लॉ रिकॉग्नाइज ऐसे नहीं करता कि हम अगर वो चीज नहीं हुई तो पार्टीज कोर्ट जा सकती हैं। जैसे कि हमने डीपीएसपी पढ़ी है, वो नॉट एनफोर्सिएबल वाली कैटेगरी में आती है ना, सिर्फ डायरेक्टिव्स है, डायरेक्शंस है। तब सोशल ऑब्लिगेशन को उस तरह से ले सकते हैं कोर्ट के रिलेशन में कि कोर्ट उसे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ए ने बी को बोला कि हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, मूवी की टिकट भी बुक होगी, लेकिन एन मोमेंट पे ए ने मना कर दिया जाने से, तो क्या बी कोर्ट जा सकता है इसके लिए? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन, फ्रेंडशिप वाली बात थी कि ए जाएगा बी के साथ, लेकिन उसे कोई काम आ गया तो ए नहीं जा पाया। तो एक अंडरस्टैंडेबल थिंग भी है। ओके, इसी का एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है कि एक पर्सन है एक्स जो कि फादर है वाई का, मतलब वाई चाइल्ड है। एक्स ने अपने लड़के से कहा वाई से क्या कि अगर वो एग्जाम में पास होगा तो उसके पिताजी उसे एक नई वीडियो गेम ला के देंगे। वाई एग्जाम में भी पास हो गया। उसके बाद वाई ने अपने फादर से पूछा कि आपने मेरे को वीडियो गेम लाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन जो उसका फादर है उसने मना कर दिया। अब वाई कोर्ट नहीं जा सकता है इसकी अपने फादर के खिलाफ कि आपने मेरे को वीडियो गेम का प्रॉमिस किया था, अगर मैं एग्जाम में पास हूं, मैं हो गया, लेकिन आपने मना कर दिया। तो यही लिखा है क्या, हियर एक्स इज नॉट लीगली बाउंड एज द ऑफर डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एक्स, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि लीगल ऑब्लिगेशन हो, लीगल रिलेशनशिप हो। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक हमारा केस लॉ है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का। इसमें क्या था, एक मैरिड कपल था, ठीक है। मैरिड कपल में जैसे हस्बैंड और वाइफ है, तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ को कि वो
£30 भेजे, 30 यूरोज भेजेगा अपनी वाइफ को पर मंथ, मतलब भेजेगा इन द सेंस कि देगा, ठीक है। लेकिन हस्बैंड बाद में देने से मना कर गया, उसने दिए ही नहीं, जबकि प्रॉमिस किया था उसने कि मैं दूंगा। तो ये वाइफ फाइल कर सकती है क्या केस हस्बैंड के खिलाफ कि वो उसने मेरे को प्रॉमिस किया था और अब वो मना कर रहा है देने से? तो इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि वाइफ केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटेंशन नहीं थी हस्बैंड की प्रॉमिस के टाइम में कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो। तो जो ये एग्रीमेंट है तो ये वैलिड नहीं है, और इन द सेंस कि ऑफर ही वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफर में लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। इस केस में कोई लीगल रिलेशनशिप थी नहीं जब हस्बैंड ने प्रॉमिस किया, तो कोई वो वैलिड नहीं है। हालांकि हमारे पास एक एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, और एक और है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हाँ जिसे हम कह देते हैं। इनके तहत अगर पार्टीज का डिवोर्स होता है या जुडिशियल सेपरेशन भी है तो भी हस्बैंड को बाउंड किया जा सकता है कि वो मेंटेनेंस पे करे। क्यों? क्योंकि ये लॉ ने रिकॉग्नाइज किया इन केसेस में लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो गई, जबकि इसमें सिर्फ एक प्रॉमिस है, और वो भी ऐसे ही कि जैसे एक पर्सन, एक पेरेंट अपने चाइल्ड को बोल देते हैं कि मैं पॉकेट मनी दूंगा, तो कोई वो जरूरी थोड़ी है, लॉ ने ऐसा थोड़ा ना कह रखा है कि पॉकेट मनी देनी है ना। तो ये चीज है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एसेंशियल, इसमें एक और केस है कलाई हैदर वर्सेस शेख का, जो मैंने आपको मूवी वाला एग्जांपल दिया था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर से पहले, है ना। तो यहाँ पे मूवी की जगह सिर्फ और सिर्फ डिनर है। क्या? ए ने बी को ऑफर दिया कि तू मेरे होम पे आई और डिनर के लिए, बी एग्री हो गया, लेकिन कुछ रीजन से बी आ नहीं पाया। तो क्या एक कोर्ट जा सकता है बी के खिलाफ कि उसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मेरे घर डिनर पे आएगा लेकिन वो आया नहीं? तो कोर्ट ने क्या कहा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ए कोर्ट जा सकता है बी के खिलाफ, क्योंकि वो एक लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता। ओके, सो हमारा फिफ्थ जो एसेंशियल है वो है डेफिनेट, अनएम्बिगुअस एंड सर्टेन इन नेचर। अब हमने देख लिया कि ऑफर है, ऑफर में कुछ किसी चीज का ही ऑफर होगा, जैसे कार का या कुछ भी XYZ, है ना। तो जो चीजें ऑफर के अंदर लिखी हुई हैं, जिसे हम कह देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस भी, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ के हमारे मन में कोई डाउट क्रिएट हो, डाउट नहीं, इतने क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखे होने चाहिए कि सारा कुछ क्लियर हो रहा है उसे पढ़ के। कोई भी ऐसी चीज नहीं है उसमें जो शंका पैदा करे, शक पैदा करे या कंफ्यूजन पैदा करे। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, क्या? जो ऑफर की टर्म्स हैं वो डेफिनिट होनी चाहिए। डेफिनिट मतलब क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, अनएम्बिग्यूअस, बिना किसी डाउट के, कोई भी उसमें गड़बड़ की आशंका ऐसा उसे पढ़ के ना महसूस हो, कोई भी शंका ना हो, ठीक है। और सर्टेन, जो भी उसमें चीजें बताई गई सर्टेन, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस, विच मीन्स दैट द थिंग फॉर विच द ऑफर इज मेड मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। जिस चीज के बारे में ऑफर दिया जा रहा है वो चीज क्लियरली स्पेसिफाई हो, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल है मितेश का और तन्मय का, ठीक है। तब मितेश बेसिकली क्या है, मितेश दो तरह की कार उसके पास है, एक फोर्ड कंपनी की और दूसरी है BMW कंपनी की। अब मितेश ने तन्मय को ऑफर किया कि भाई तू मेरी कार ले ले, ठीक है। और मितेश ने जो वो सोच रहा है कि मैंने किसका ऑफर दिया है, मैंने दिया है फोर्ड कार का तन्मय को, और तन्मय को पता है कि हाँ उसने फोर्ड कार का सपोज करो दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तन्मय ने ऐसा सोचा कि मितेश जो है वो उसे अपनी BMW कार ऑफर कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑफर था, जो ऑफर जो मितेश ने तन्मय को दिया था, उसमें कोई भी टर्म क्लियरली स्पेसिफाई नहीं था कि कौन सी कार मितेश देना चाहता है तन्मय को, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है तन्मय के माइंड में कि मितेश ने फोर्ड कार ऑफर करी है कि BMW ऑफर करी है। क्योंकि जब मितेश ने ऑफर दिया था तो मितेश तो अपने माइंड में सोच रहा है फोर्ड कार, उसके बाद जो तन्मय है उसे लग रहा है कि नहीं मुझे तो BMW ऑफर की गई थी, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही अंदर बात चल रही है, या कुछ भी XYZ रीजन से वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, ठीक है। और जो ऑफर था मेरे हिसाब से इस एग्जांपल में वो ओरल ऑफर था, क्योंकि ओरल ऑफर में ही ऐसी कंफ्यूजन पैदा होती है। इसलिए कहते हैं कि रिटर्न चीज करो कोई भी लीगल है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो, है ना।
तो मान लीजिए अगर तन्मय को पता भी वो बाद में भूल गया, है ना, तो ये चीज है। तो अब इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सी कार ऑफर कर रहा है मितेश तन्मय को, क्योंकि मितेश तो सोच रहा है मैंने फोर्ड करी है, जबकि तन्मय सोच रहा है उसने मेरे को BMW करी है। अब आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो यहाँ पे जो टर्म है ऑफर की वो क्लियर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार के बारे में बताया हुआ है, कौन सी कार के बारे में नहीं बताया हुआ है, विच कार के बारे में नहीं बताया हुआ है। ओके, तो एक ये वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफर की जो टर्म्स है वो डेफिनेट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए, सब कुछ क्लियरली पता चल रहा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या? ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर, या इसको हम कभी कभी इन्विटेशन टू ट्रीट भी कह देते हैं। अब जैसे एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है इसका, क्या कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ गई किसी क्लोथिंग शॉप की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांड हैं, क्लोथ्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, और कौन सी ब्रांड का कौन सा क्लोथ कितने रुपए में मिल रहा है वो उस एडवर्टीजमेंट में लिखा है एक पर्टिकुलर डे पे। न्यूज़पेपर में आई तो एक पर्टिकुलर डे का ही होगा। अब उस एडवर्टीजमेंट को देख के एक पर्सन उसकी दुकान में चला गया। अब जब वो दुकान में गया, वहां पे देखा कि प्राइसेस तो कुछ 10% करीब इंक्रीज है, तो उस पर्सन ने दुकान के मालिक को बोला कि आपने ऐसी गलत एडवर्टीजमेंट क्यों दी? अब आपका तो ये ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको उसी प्राइस पे मेरे को देने पड़ेंगे क्लोथ्स। जबकि दुकान का मालिक क्या बोलते कि भाई मैंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट दी थी ताकि तुम मेरे को ऑफर करो कि हम ये क्लोथ इतने प्राइस में खरीदना चाहते हैं, वो मेरी मर्जी है मैं तुम्हें कितने प्राइस में बेचूं। एडवर्टीजमेंट के अनुसार तो मैंने 200 रुपये में लिख रखा था एक नाइकी, एक किसी भी कंपनी का क्लोथ आपको मिलेगा, लेकिन अब आज की डेट पे आप आए हो और आज की डेट पे 10% प्राइस इंक्रीज है, तो ये मेरी मर्जी है कि आपके ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ठीक है ना, तो वो एक इनवाइट था कि आप मेरी दुकान में आओ और मेरे से ये क्लोथ के बारे में पूछो, और पूछो कि क्या मैं इतने में आपको ये बेचूंगा, उसके बाद ये मेरी मर्जी है कि मैं आपको उतने प्राइस में बेचूं या ना बेचूं। तो वो आपको सिर्फ एक इनवाइट करने का बहाना था, वो एक ऑफर नहीं था। ठीक है, तो कोई भी ऑफर जब होता है तो उसे ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि जो इनविटेशन टू ऑफर है वो कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, और हम पीछे पढ़ के हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन कितना जरूरी है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, क्या? अ सूट वॉज डिस्प्लेड विद प्राइस टैग इन अ शॉप। एक शॉप है जिसके अंदर एक सूट को, उसके ऊपर एक टैग लगाया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इतने का सूट है। अब ये एक ऑफर नहीं है बल्कि एक इनविटेशन टू ऑफर है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस टैग कब का लगाया हो क्या पता प्राइस 10% ड्रॉप कर गई हो, उस प्राइस जो उस टैग पे लिखा है, क्या पता 10% इंक्रीज कर गई हो। अब वो सूट लेके जो भी कस्टमर है वो दुकान के मालिक के पास जाएगा, वो कहेगा भाई साहब इस पे टैग तो लगा रखा है लेकिन 10% ड्रॉप हो गए हैं, प्राइस कम हो गए हैं, तो आपको ये सूट बहुत 10% कम दाम में मिल जाएगा। तो ये तो मालिक के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, कि वो रेडी है। बेसिकली आप इसे ऐसा समझो कि दुकान के मालिक की मर्जी है कि वो उससे कितने में बेचेगा। ठीक है ना, वो तो पर्सन उसके पास लेके जाएगा, वो सामने वाला बंदा जो मालिक है वो बताएगा कि हाँ मैं बेच दूंगा इतने में या मैं नहीं बेचूंगा इतने में। सिंपल है। उसी का अपोजिट ले लो, अगर मान लो दुकान का मालिक बोले कि हाँ, ओनर बोलता है कि आई एम गोइंग टू सेल दिस क्लोथ टू बी फॉर ₹1000, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो बी ने एक्सेप्ट किया उसके बारे में ओनर को बता भी दी कि हाँ बी रेडी है, बी ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ओनर ने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है ऑफर जब उसने किया कि मैं ये क्लोथ इतने रुपए में बी को बेचूंगा। ठीक है, उसी का अपोजिट अगर बी जाए कि ये क्लोथ मैंने सिलेक्ट किया और आपने इस पे टैग लगा रखा है 1000 रुपए का, मेरे को इतने में बेच दो, ये ओनर की मर्जी है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एसेंशियल है इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक इन नेचर। एक हमारा नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ ऑफर, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के ऑफर हैं, उसमें से एक टाइप है ऑफर का स्पेसिफिक और जनरल, टू हुम मेड, या इसमें आएगा किसको ऑफर किया गया, स्पेसिफिक है कि जनरल है। तो डिटेल में हम वहां पे पढ़ेंगे। एक मैं आपको इसका करक्स दे देता हूँ
कि क्या स्पेसिफिक ऑफर वो होता है कि जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है। जैसे मान लो ये ओनर ने ऑफर दिया बी को कि मैं तेरे को 1000 रुपए में कपड़ा दे दूंगा, तो ये सिर्फ बी को ऑफर दिया गया, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है। उसी की जगह अगर आप मान लो कि ओनर ने एक एडवर्टीजमेंट दी है न्यूज़पेपर में, तो वो किसी को भी जा सकती है, कोई एक स्पेसिफिक बी को ही नहीं जानी, तो जो किसी को भी जा सकती है, तो वो होता है एक जनरल ऑफर। ठीक है, तो कोई भी ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है या जनरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि वो किसको किया गया, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को किया गया। अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया गया तो वो स्पेसिफिक है, अगर सभी को किया गया है, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिखा गया, तो वह जनरल है। ओके, तो इसी का हमारा केस लो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो नेफ्यू वाली मैं आपको बात बता रहा था। इस केस में क्या हुआ था, जो गौरी दत्त है उसका नेफ्यू गुम हो गया। अब गौरी दत्त का सर्वेंट जो है वो लालमन उसकी सर्च में चला गया। ठीक है, ओके। अब जो गौरी दत्त का सर्वेंट चला गया उसकी सर्च में, उसके बाद क्या हुआ, जो गौरी दत्त है उसने इनाम रख दिया कि कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ ढांड के लाएगा, मैं उसे इतना एक रिवार्ड दूंगा। ठीक है, अब जो ये रिवॉर्ड के इंफॉर्मेशन थी ये लालमन को पता नहीं थी, और बाय गॉड्स ग्रेस या लक लालमन को ही उसका नेफ्यू मिल गया गौरी दत्त का। अब जब लालमन को नेफ्यू मिल गया उसने गौरी दत्त को लाके दे दिया। जब लालमन ने गौरी दत्त को उसका नेफ्यू लाके दिया, उसके बाद उसे पता चला कि मालिक ने तो एक रिवॉर्ड भी रखा है, और रिवॉर्ड तब रखा जब मैं चला गया था पहले उसे ढूंढने, उसके गौरी दत्त के नेफ्यू को। ठीक है, तो अब लालमन गया अपने मालिक गौरी दत्त के पास, उसने कहा बाबूजी आपने तो एक रिवॉर्ड रखा था कि आपके कोई भी नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे आप एक रिवॉर्ड दोगे, मैं आपके नेफ्यू को ढूंढ के लेके आया हूँ। लेकिन गौरी दत्त ने मना कर दिया। अब इसके खिलाफ लालमन कोर्ट चला गया कि गौरी दत्त ने कहा था कि कोई भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा वो उसे इनाम देगा, लेकिन मैं उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाया, मेरे को इनाम दे नहीं रहा वो। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जब गौरी दत्त ने अनाउंस किया था रिवॉर्ड, तब लालमन पहले ही चला गया था उसके नेफ्यू को ढूंढने, और उस रिवॉर्ड के बारे में लालमन को नहीं पता था। तो लालमन को जब पता ही नहीं था तो एक उसे ऑफर का कोई ज्ञान ही नहीं था, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही नहीं आया। और अगर उसे ऑफर के बारे में पता नहीं और एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसे ऑफर के बारे में पता ही नहीं, कोई एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं जो कि उसके मालिक गौरी दत्त को बाउंड करे रिवॉर्ड देने को लालमन को, है ना। इसलिए गौरी दत्त बाउंड नहीं है लालमन को रिवॉर्ड देने के लिए। अगर इसका उल्टा हुआ था कि लालमन ने भी गया नहीं, या वो चला गया पर उसे पता चल गया ऑफर का कि कोई भी उसके गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा तो गौरी दत्त उसे रिवॉर्ड देगा, तो गौरी दत्त लीगली बाउंड होता है रिवॉर्ड देने के। लेकिन इस केस में लालमन को पता ही नहीं था, तो गौरी दत्त की लाइबिलिटी टू गिव रिवॉर्ड अराइज ही नहीं हुई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि लालमन को ऑफर का पता ही नहीं था, ऑफर का नहीं पता तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ऑफर एक्सेप्टेंस हुई नहीं तो कोई एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। जो मैंने आपको एसेंट की बात बताई, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू सच एक्ट और अब्सिस्टेंस, ये हमने सेक्शन 2A में पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। और जो मतलब जो पर्सन ऑफर मेक करता है वो ऑफर इस इंटेंशन से मेक करे ताकि सामने वाली पार्टी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, और जिस चीज का फर्स्ट पार्टी ऑफर दे रही है सेकंड पार्टी को वो चीज सेकंड पार्टी खरीद ले, या जिस चीज का फर्स्ट पार्टी ने ऑफर दिया सेकंड पार्टी को किसी चीज को करने के लिए ना करे, सेकंड पार्टी कोई चीज ना करे, तो वो सेकंड पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करके वो जो चीज है वो ना करे। ठीक है, तो जो ये एसेंट है, ये एसेंट भी फ्री एसेंट होना चाहिए, मतलब बिना किसी दबाव के। जो सेकंड पार्टी ने एक्सेप्ट किया है ऑफर को वो बिना किसी दबाव के होना चाहिए, बिना किसी की जोर जबरदस्ती के होना चाहिए, फ्री माइंड रह के होना चाहिए। फ्री, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझे, फ्री कंसेंट होना चाहिए सेकंड पार्टी का ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, फ्री कंसेंट कब नहीं होगा, अगर वहां पे कोई भी कोर्जन का इस्तेमाल किया गया है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई है, या फ्रॉड हुआ है, या मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, या मिस्टेक हुई है। ओके,
तो ये चीज़ है, ऑफर जो भी सेकंड पार्टी एक्सेप्ट करेगी वो फ्री माइंड होके अपनी मर्जी से करेगी, और जो फर्स्ट पार्टी ने ऑफर दिया है सेकंड पार्टी को, इस इंटेंशन से दिया होना चाहिए कि सेकंड पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। हालांकि एक्सेप्ट रियली में हुआ या ना हुआ वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि हाँ सेकंड पार्टी एक्सेप्ट करेगी, चाहे वो किसी चीज़ को करने का हो या किसी चीज़ को ना करने का हो। ओके, हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है कि ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब यहाँ पे वर्ड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का क्या मतलब है? बेसिकली जो वर्ड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है ये भी दो टाइप के ऑफर हैं। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। आई होप आपने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा सेक्शन 10 में ये चीज़ें, तो मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। ओके, सो ये भी हम टाइप्स ऑफ ऑफर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको एक मैं ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। क्या कि एक्सप्रेस ऑफर एक वो ऑफर होता है जिसके बारे में रिटर्न या ओरली सेकंड पार्टी को पहली पार्टी जो ऑफर दे रही है वो बता दे। ठीक है, मतलब उसमें जो जो चीजें हैं वो हमें दिख रही हैं, एक पेपर पे लिखी हुई या दूसरे पर्सन जो बोल रहे हैं उसकी वॉइस हमें पता चल रही है ना। कोई भी ऐसी चीज जो हम देख पा रहे हैं, टर्म्स, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरली। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ, उस जमीन के ऊपर मेरा घर भी है और मेरा गार्डन भी है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं एक जमीन का टुकड़ा बेच रहा हूँ जिसपे मेरा घर भी और गार्डन भी, मैंने स्पेसिफिकली बता दिया। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेस ऑफर हो गया। अब उसी का अपोजिट ले लो, इम्प्लाइड ऑफर, मतलब ऐसा ऑफर जिसके बारे में हमने एक्सप्रेसली सामने वाली पार्टी को नहीं बताया। जैसे मान लीजिए मैं अब सामने वाली पार्टी को बता देता हूँ कि मेरी एक ही जमीन है और मैं उसको बेच रहा हूँ, मैं ये नहीं बताता उस जमीन पे मेरा घर भी है और मेरा गार्डन भी है। ठीक है, लेकिन मेरी एक ही जमीन है और उसी एरिया में, वो सामने वाली पार्टी को मैंने बता दी। तो इसमें इम्प्लाइड क्या है, जो कि कंडक्ट से पता चल रहा है क्या कि घर भी है उसी जमीन पर और गार्डन, मतलब ये दोनों चीजें बेच रहा है और मैंने अपनी जमीन की डायमेंशन भी दे दी। तो ये इम्प्लाइड हिडन है बेसिकली, जो कि डायरेक्टली नहीं पता चल रहा लेकिन इनडायरेक्टली पता चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बंदा एक कार बेच रहा है अपनी, अब वो कहता है मैं सीट कवर नहीं बेचूंगा, ये कैसी बेतुकी बात हुई। तो अगर कोई कार बेच रहा है तो उसमें ये अपने आप ही समझने वाली बात है कि वो सीट जो है उसके कार के अंदर वो सीट कवर भी बेचेगा, मतलब वो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है उसकी वैल्यू में, है ना। हमारा लास्ट एसेंशियल ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर में भी कंडीशनल मतलब एक पर्सन ने ऑफर दे दिया दूसरे पर्सन को कि मैं अपनी कार बेचूंगा, लेकिन तेरे पास टाइम है शाम तक की उसे एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर तूने शाम तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं किसी और को पर्सन को ऑफर दे दूंगा, और उस ऑफर में जो भी मैंने तेरे को 1 लाख में अपनी कार बेची है, अगर तू शाम तक एक्सेप्ट करेगा तो मेरे को पूरी की पूरी 1 लाख की पेमेंट शाम को ही चाहिए। तो जो पूरी की पूरी 1 लाख की पेमेंट शाम को ही चाहिए एक कंडीशन है, अगर बंदा ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यही चीज है। क्या है, राम ऑफर श्याम दैट ही इज रेडी टू सेल हिज शॉप टू श्याम फॉर ₹10 लाख बट ओनली व्हेन श्याम पेज 70% ऑफ मनी इन एडवांस। मतलब राम रेडी है अपनी शॉप को श्याम को बेचने के लिए, लेकिन तभी वो बेचेगा अगर श्याम 70% ऑफ टोटल अमाउंट जो कि राम ने मांगी है अपनी शॉप को सेल करने की शाम को, शाम वो उस टोटल अमाउंट का 70% उसे दे पहले। ठीक है, तो ये कंडीशन है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एक ऑफर में कंडीशन हो, तभी यहाँ पे वर्ड में भी यूज किया हुआ है। ओके, सो दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। we will be talking about offer and its difference in relation to intention to treat या offer, invitation to treat or offer in next class, and further we'll discuss types of offer. Okay, so for today's class this is only what it is. We'll meet in next class. Okay, thank you.